हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 5 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा हो, सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और ये करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें ये करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण विषय हो या टॉपिक हो, उन सभी में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए वरदान साबित होगी। और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आप स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग क्विक रिवीजन में प्रीवियस लेक्चर का एक रिवीजन करते हैं, जिससे हमें चीजें लंबे टाइम तक याद रहें। तो मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था, रिसेंटली वीपो के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 40th नंबर की, यानी 40th नंबर की रैंक रही है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ध्यान रखना है ये वाली चीज। और इसे किसने जारी किया है? तो वीपो ने जारी किया है। वीपो का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और ये न्यूज मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाने वाली एक महत्वपूर्ण न्यूज है। तो जितने भी एग्जाम होंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उन सभी में ये न्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के बांधव नेशनल पार्क में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रिसेंटली बुद्धिज्म से रिलेटेड कई तरह की गुफाएं हिंदी में लिखते हैं गुफाएं और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है ये कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि कहाँ लोकेटेड है? जो कि उमरिया जिलों में लोकेट करता है। वहां बुद्धिज्म से रिलेटेड कई तरह की गुफाएं या केव्स या मंदिर यानी टेम्पल्स के अवशेष मिले हैं वहां से। तो ये वाली न्यूज ध्यान रखना है। और बेसिकली बुद्धिज्म में भी किस सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की गुफाएं और मंदिरों के अवशेष हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में, आपको अगर पता हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी कि महायान और हिनायान दो तरह के सेक्ट होते हैं बुद्धिज्म में। उसमें से महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की गुफाएं और मंदिरों के अवशेष हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में जो कि लोकेट है वहां से मिले हैं। ठीक है, अगली न्यूज हमने क्या देखी थी? तो अगली न्यूज हमने देखी थी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार या स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार अभी रिसेंटली दिया गया है 2022 का, जिसमें इंदौर शहर लगातार 6वीं बार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन चुका है। इंदौर शहर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी, ऐसा लिखते हैं, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा शहर है? इंदौर शहर, लगातार 6वीं बार। उसके अलावा स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें, मतलब राज्यों की लिस्ट में बात करें, तो राज्यों में मध्य प्रदेश जो है वो इस बार क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बन चुका है, क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया और क्लीनेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है। 4th नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? 4th नंबर में हमने देखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां बनाया जा रहा है? जंगल सफारी पार्क, एक सेकेंड, सफारी पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में इसे बनाया जा रहा है। हरियाणा के पर्टिकुलरली अरावली रेंज में इसे बनाया जा रहा है। ध्यान रखना है, अरावली रेंज में इसे बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, कई तरह के ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा के अरावली रेंज में बनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं
आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, जिनमें से पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अजय भादु। अजय भादु जिन्हें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, यानी कि उप चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि कोई भी आयोग हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे किसी भी तरह का आयोग हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर तरह के मध्य प्रदेश के अलावा हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम, चाहे वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी, पटवारी, एसआई, किसी हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये वाली बात भी मैं बता दूं कि चुनाव आयोग की जब बात आई है तो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये कहां वर्णित है? तो ये संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद अगर हिंदी में बात करें तो अनुच्छेद 324 में इसे वर्णित किया गया है। यानी कि इसके बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहां पर है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस जगह पर है? तो आर्टिकल 324। ध्यान रखना है, इस आर्टिकल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस पर है? 324। बेसिकली जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। अगली चीज, इसे कब फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 25 जनवरी 1950। इस डेट को भी ध्यान रखना है, 25 जनवरी 1950। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और उसके एक दिन पहले ही 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया है, यानी स्थापित किया, उसका गठन किया गया है। अगली न्यूज, 25 जनवरी को हम लोग और क्या मनाते हैं? तो वोटर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसी 25 जनवरी को हम लोग वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके फर्स्ट चीफ यानी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो सुकुमार सेन साहब बने थे उस टाइम पर, यानी 25 जनवरी 1950 को फर्स्ट चीफ इसके कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन चीफ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। तो फर्स्ट महिला चीफ कौन बनी थी? तो वीएस रामा देवी। तो वीएस रामा देवी का नाम भी याद रखना है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया कि ये इसे आर्टिकल 324 में वर्णित किया गया है या इसके बारे में बताया गया है। इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो इसका फाउंडेशन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। इसके अलावा इस वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। उसके अलावा नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट चीफ सुकुमार सेन और फर्स्ट वुमेन चीफ वीएस रामा देवी। उसके अलावा करंट और 25 नंबर के चीफ कौन है? तो करंट और 25 नंबर के चीफ हैं राजीव कुमार, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में इनकी फोटो या इमेज दिख रही है। ठीक है, और कमिश्नर कौन है? तो अदर कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अभी मैंने आपको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बता दिया अजय भादु के नाम। ठीक है, इनका टेन्योर क्या होता है? तो इनका टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, इनका टेन्योर या इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। उसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन, ये भी कौन कंडक्ट कराता है? तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लोकसभा के इलेक्शन, तो ये भी कौन कंडक्ट कराता है? तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी अगर हम लोग इसे बोल दे संयुक्त रूप से पार्लियामेंट के इलेक्शन भी कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी कौन कंडक्ट कराता है? ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी विधानसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं वो किसे कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये वाली बातें। ठीक है, तो इस तरह से। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर ले थोड़ा सा। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन को कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन
वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज भी चुनाव आयोग से ही रिलेटेड है। हु हैज बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनका नाम आप सभी को पता होगा, तो इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक जबरदस्त एक्टर हैं और इन्हें नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, ये किन्हें बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है ऑप्टिमस इज अ प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द कंपनी। तो किस कंपनी ने ऑप्टिमस नाम के एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया है? तो आपको ये इमेज देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस कंपनी ने बनाया है। टेस्ला नामक एक कंपनी ने ऑप्टिमस नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। ये जो रोबोट है आपको जो दिख रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह सारे काम करेगा, सारे काम इंसानों की तरह करने वाला है। ठीक है, तो जितने भी काम हम लोग करते हैं बाकी सारे काम कौन करने वाला है? ऑप्टिमस नाम का ये रोबोट। तो वैसे भी ये क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो ये वाले टॉपिक्स अक्सर आ जाते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो एमपीपीएससी के कई एग्जाम में ऐसे रोबोटिक टाइप क्वेश्चन आते हैं और भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये कवर किया है। ऑप्टिमस नाम का जो रोबोट है वो कैसा रोबोट है? ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टेस्ला कंपनी ने लॉन्च किया। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज की। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? सदस्य, ध्यान रखना, सदस्य नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखो एक और कमीशन का क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा है। तो किसे बनाया गया है मेंबर? तो मेंबर बनाया गया है किसे? राजीव कुमार टंडन, जिनकी इमेज आपको दिख रही होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन कमीशन में बेसिकली एक चीफ होता है, उसके अलावा दो मेंबर होते हैं। ठीक है, 2 मेंबर होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक चीफ है और 2 मेंबर है। तो चीफ नहीं है, ध्यान रखना है, चीफ कोई अलग है। चीफ का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो नरेंद्र कुमार जैन रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के चीफ हैं। और 2 मेंबर में एक मेंबर को हटाकर, जिनका नाम क्या था? सरबजीत सिंह, उनको हटाकर उनकी जगह में राजीव कुमार टंडन जी को एक नया मेंबर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की या मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की हम लोग बात करते हैं। इसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लोगो में एक बात लिखी हुई है, हम सब बराबर हमारे अधिकार। इस वाली बात को भी याद रखना है, लोगों के इस ध्येय वाक्य को भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन या इसका फॉर्मेशन हुआ है 13 सितंबर 1995 को, या 13 सितंबर या 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया। इसका बेसिस क्या था, यानी कि इसको किस एक्ट के या किस अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया है? तो इसका गठन किया गया है सेक्शन 41A। सेक्शन 41A ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 41A ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो एक एक्ट बनाया गया ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, जिसके तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया। और इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 41A के अनुसार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया, जिनमें हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब जितने भी स्टेट होंगे हमारे इंडिया में, सभी का गठन, सभी में ह्यूमन राइट कमीशन, सभी पर्टिकुलर हर एक स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है और उन सब का गठन सेक्शन नंबर 41A से के तहत किया गया। तो एक एक्ट बनाई गई, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, और उसके सेक्शन 41A के तहत मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट कमीशन का गठन किया गया। और इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो इसका फॉर्मेशन किया गया है 13 सितंबर 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। और आपको मैं एक बात और बता दूं तो इसका हेडक्वार्टर भोपाल यानी मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर भोपाल, और जबकि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंदौर में है। तो ठीक है, ध्यान रखना है। करंट चेयरमैन मैंने आपको बता दिया कि नरेंद्र कुमार जैन इसके करंट चेयरमैन है, जबकि इसके अदर 2 मेंबर कौन है? तो इसके अदर 2 मेंबर है मनोहर ममतानी और राजीव कुमार टंडन।
राजीव कुमार टंडन दूसरे सदस्य के रूप में रिसेंटली इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यानी कि ये जो चेयरमैन है या इनके जो मेंबर हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, किसकी, चेयरमैन की यानी अध्यक्ष की या उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं नियुक्ति। और लेकिन राज्यपाल क्या अपने स्व विवेक का उपयोग करके नियुक्त करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नर या राज्यपाल एक समिति की रिकमेंडेशन पर, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनकी नियुक्ति करते हैं, और उस कमेटी या उस समिति में पर्टिकुलर कौन कौन होते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक समिति है, इस समिति में 3 लोग होंगे, और जिनका कौन कौन है, वो है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है, उसके अलावा होम मिनिस्टर, और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ध्यान रखना है, लीडर ऑफ अपोजिशन रिसेंटली कौन है, गोविंद सिंह, जो कि कहां से हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी समिति में के जो चेयरपर्सन या जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, और दूसरा होम मिनिस्टर इसके अदर मेंबर हैं, और तीसरा कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन। रिसेंटली पहले लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता हो तो कमलनाथ जी थे, और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, गोविंद सिंह है। तो ध्यान रखना है, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सारी बातें आपको कंप्लीट हुई, और आपको ये बातें याद रखनी है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सारी की सारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं आपको बता दूं तो एमपीपीएससी में पर्टिकुलर कमीशन वाले में ये वाली चीज वैसे भी आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चाहे पटवारी का एग्जाम हो मध्य प्रदेश में, चाहे एसआई का एग्जाम हो, सभी में ये पूछा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, या इनके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर या राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, किसकी रिकमेंडेशन में, समिति की रिकमेंडेशन में। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, उस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। अदर 2 मेंबर कौन होते हैं, तो एक होम मिनिस्टर होते हैं, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि अभी कौन है, गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखना है। उसके अलावा इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ 13 सितंबर 1995 को। किस एक्ट के अंतर्गत, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अंतर्गत या उसके तहत इसका फॉर्मेशन किया गया, इस आयोग का गठन किया गया। और पर्टिकुलरली अगर आपसे सेक्शन पूछ लिया जाए तो सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 41A, ध्यान रखना है, सेक्शन 41A, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इन इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है, जिसके ऑप्शन आपके ये हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। आपके 4 ऑप्शन है, इनका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब जरूर दें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क को लोकेट किया गया है या स्थित है, तो उसके ऑप्शन है आपके पास उमरिया, अनूपपुर, रीवा और श्योपुर। ध्यान रखना है, इनके ऑप्शन ये हैं, और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का सजेशन हो या किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि जिनकी वीडियो में लाऊं, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़कर सभी में आप मुझे अपने सजेशन, फीडबैक और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया या इस पर्टिकुलर चीज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जाए, तो उस सब के बारे में आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से या कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे अपने सुझाव या अपने सजेशन जरूर दें। इसके अलावा इस पूरी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।